Assalamu alaikum. So today we'll be doing topic number 2 of unit number 4, which is cost, scale of production, and break-even analysis. तो learning objectives क्या हैं जी? Identify and classify cost, कौन सी fixed है, variable है, average है, total है, or what's the formula for these economies and diseconomies of scale, concept क्या है, internal versus external, and then break-even analysis. So, starting off with costs, what are costs? In business and accounting, cost is the monetary value that has been spent by a company in order to produce something. यानी जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, जो भी आपका एक्सपेंस होगा, उसको आप कॉस्ट कहते हैं, ठीक है, दैट यू हैव टू पे. Two types of costs that make up the total cost: fixed costs versus variable cost. A fixed cost क्या है? As the name suggests, that does not vary with the level of output. यानी आपका आउटपुट 0 हो, 2 हो, 1000 हो, 100 हो, दिस फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम फॉर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, हो सकता है 1000 से ऊपर अगर आप बनाए तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है बढ़ जाए. बट the criteria to define fixed cost is, या to identify fixed cost is, it does not vary with the level of output. For example, rent है. रेंट जो है, अब आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आपने रिगार्डलेस पे करना है. ठीक है, सो वी हैव एन अकेडमी, अगर बच्चा नहीं भी आता वी स्टिल हैव टू पे द रेंट. ठीक है, तो दैट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट. वीकली पेरोल, आपने जो सैलरीज होती हैं स्पेशली, दोज आर ऑफ फिक्स्ड नेचर. वेरिएबल कॉस्ट ऑन द अदर हैंड डायरेक्टली वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है, जितना आउटपुट होगा उतना ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगी. सो इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग जीरो आउटपुट देन यू विल हैव जीरो वेरिएबल कॉस्ट. वन बनाएंगे उस हिसाब से बढ़ती रहेगी. डिलीवरी चार्ज उतना ही लगेगा जितने यूनिट्स डिलीवर कर रहे हैं. कमीशन उतना ही होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है. रॉ मटेरियल की कॉस्ट जीरो बनाएंगे तो जीरो है, वन बनाएंगे तो उस हिसाब से इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. So what's total cost then? Total cost is comprised of two things: total fixed cost plus total variable cost. Where variable cost का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जिसे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस. सो बेसिकली ये जो चीज़ इन्होंने मेंशन की है, एवरेज वेरिएबल, दिस इज बेसिकली व्हाट टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड. ठीक है, सो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू योर टोटल कॉस्ट. देन एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा? जब भी एवरेज की बात है तो यू हैव टू डिवाइड इट विद द नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड. सो कॉस्ट पर यूनिट जिसे हम कहते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर वो आपसे कहते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट बताओ, तो न्यूमरेटर में हम टोटल कॉस्ट रखेंगे एंड डिनोमिनेटर में हम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस. इस केस में क्या आएगा जी? डॉलर एक्स पर यूनिट, यानी एक यूनिट पे डॉलर एक्स ऑन एवरेज खर्च होता है. ठीक है, देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इसी तरह क्या होगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, यानी डॉलर एक्स पर आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट होगी. ठीक है जी. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगेन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. तो यू नीड टू सी कि एवरेज किस चीज़ की मांग रहे हैं. एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एक और तरीका क्या है जी? रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से बनती है. लेट मी गो बैक अगेन. टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू व्हाट? टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, इस तरीके से. अगर मुझे ए टी सी चाहिए, एवरेज टोटल कॉस्ट, एक तो फॉर्मूला जो मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको बता दिया, टोटल कॉस्ट डिवाइड नंबर ऑफ आउटपुट. एक फॉर्मूला क्या होगा? अगर ए टी सी चाहिए आपको तो आप सबके साथ ए टी एवरेज लगा लीजिए. एवरेज टोटल कॉस्ट का ये भी मतलब होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, ए एफ सी. इसीलिए उसने एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैसे शो किया हुआ है? एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो उसने यही वाली इक्वेशन यूज किया हुआ है. सो मल्टीपल वेज ऑफ शोइंग और पोर्ट्रेइंग डिफरेंट इक्वेशंस. ठीक है जी, ये. ठीक है जी, तो सेम इक्वेशन है, बस अगर आप एवरेज लगा दें दैट्स आल्सो फाइन, अगर आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं दैट्स आल्सो फाइन. बट आपको बताता क्या है कि कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, ये होता है एवरेज. इसी तरह एवरेज का भी सेम फॉर्मूला, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, और यू कैन यूज द बेसिक इक्वेशन जो कि हमने लास्ट स्लाइड पे भी डिस्कस की है. देन कम्स डायग्राम या ग्राफ ऑफ द कॉस्ट. ठीक है, अब इसमें आपने क्या समझना है? फिक्स्ड कॉस्ट को पहले समझते हैं कि व्हाई इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी जीरो आउटपुट पे यहाँ से क्यों स्टार्ट हुए? बिकॉज इट्स फिक्स्ड. रिमेंबर रेंट की एग्जांपल दी थी, तो अगर आप जीरो यूनिट्स भी बनाते हैं यू स्टिल हैव टू पे द रेंट. तो रेंट स्टेज फिक्स्ड ओवर अ नंबर ऑफ आउटपुट. ठीक है जी, दैट्स व्हाई इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस पे भी कोई नंबर होगा इसका. ठीक है,
हाउएवर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जीरो पे जीरो है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रोपोर्शनली आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। दैट्स व्हाई इट्स अ डायगोनल लाइन, क्योंकि दिस वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अच्छा, व्हाट अबाउट द टोटल कॉस्ट? अब टोटल कॉस्ट देखो यहाँ से इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर जीरो आउटपुट है तो वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो है, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ है, लेट्स कॉल इट, इफ इट्स 100 तो 100 बोल देते हैं इसको, तो आपकी टोटल कॉस्ट भी 100 होगी एट जीरो आउटपुट। दैट्स वाई टोटल कॉस्ट का कर्व आपका फिक्स कॉस्ट से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि एट जीरो आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। उसके बाद जो भी एलिमेंट है वो दैट इज बीइंग एडेड बाय द वेरिएबल कॉस्ट। ये तो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज बेसिकली व्हाट वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट आता है, ठीक है। सो दैट्स द डायग्राम एंड इट शुड मेक सेंस फॉर यू कि ये ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये फिक्स्ड कॉस्ट कर्व ऊपर से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। How can you use this data? Information about cost is essential to making profitable decisions such as way to locate the business. If you can know your cost better, तो फिर आप better decisions ले सकते हैं regarding location. आप pricing decisions अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको cost पता होगी तो आप उससे बेहतर price set कर सकते हैं। Keeping cost records help to compare costs over time and determine the changing profitability of departments and products. And cost data can be used to set budgets. Budgets कहते हैं जो future planning के लिए होते हैं, which will act as targets for the future. ठीक है जी, cost का पता होगा तो you can set relevant budgets. अच्छा, देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है जी, जब आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ आउटपुट, तो आपकी जो कॉस्ट होती है स्पेशली द फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ आउटपुट, तो जो आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है दैट फॉल्स। इसी तरह होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल बल्क बाइंग करते हैं तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम पड़ जाती है। दैट्स ओनली वन ऑफ द एग्जांपल्स, आगे हम देखेंगे और भी एग्जांपल्स, ठीक है। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, व्हेन यू इंक्रीज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, आप बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट गिर जाती है, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आल्सो रिजल्ट in a fall in average variable cost with an increase in output. So basically increase in output leading to a decrease in average cost, and that is what your economy scale are। अगर आप graphically इसको डिपिक्ट करना है, पोर्ट्रेट करना है, तो फिर यहाँ तक आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो रही है, ठीक है, क्योंकि योर एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग Q1 टू Q3। हाउएवर अगर आप ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा यूनिट्स बनाने लगते हैं, एंड विल डिस्कस व्हाई ये कॉस्ट ऊपर क्यों चली जाती है मिसमैनेजमेंट की वजह से, ठीक है, दिस इज नोन एज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बट एज लॉन्ग एज योर एवरेज कॉस्ट आर फॉलिंग, उसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ये होगा कि बिजनेस जब खुद एक्सपैंड करती है उससे जो रिजल्ट करती है एवरेज कॉस्ट पे फॉल, दैट इज इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल। सो एक्सपेंशन ऑफ द फर्म, डिक्रीज इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लार्ज प्रोडक्शन लीड्स टू ग्रेटर एफिशिएंसी एंड रेंज ऑफ इकोनॉमीज। विल डिस्कस द एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। एंड एक्सटर्नल इकोनॉमी स्केल में पूरी इंडस्ट्री एक्सपैंड करती है। अब इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें डिफरेंट फर्म्स हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, ठीक है। अगर पूरी इंडस्ट्री एक्सपैंड करती है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्केल, जिससे सिर्फ आपकी फर्म को नहीं, सारी फर्म्स को आपकी इंडस्ट्री में फायदा हो रहा होता है। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज, यानी इंटरनल क्या था, जो एक्सपेंशन ऑफ द फर्म से रिजल्ट करती हैं। सबसे पहले टेक्निकल इकोनॉमीज, बेनिफिट्स ऑफ कंटेनराइजेशन। लेट्स से जी इफ यू आर सेंडिंग ओनली वन आइटम इन अ कंटेनर, आपको कॉस्ट बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि देखो डिलीवरी चार्ज तो वही होगा, राइट। बट इफ यू फिल इन अ कंटेनर फुल, उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स आप भर देते हैं, तो आपकी जो कॉस्ट होगी दैट विल बी स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो सकती है, ठीक है। दैट्स नोन एज टेक्निकल इकोनॉमी, बेनिफिट्स ऑफ कंटेनराइजेशन। परचेजिंग में जब आप बल्क बाइंग करते हैं तब आपको डिस्काउंट जो मिलता है उससे क्या होता है, एवरेज कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, ठीक है। तो कभी भी कोई दुकानदार आपको, अगर आप एक यूनिट लेते हैं बड़ी मुश्किल से डिस्काउंट देगा, अगर आप ज़्यादा यूनिट्स लेते हैं तो फिर आपको बल्क डिस्काउंट भी मिल जाता है, विच रिड्यूसेस योर एवरेज कॉस्ट। Managerial economies means using specialized staff which will take better decisions in favor of your company, leading to reduction in costs. Then financial economies, अगर आपका scale of production बड़ा है, if you are a वेल स्टैब्लिश बिजनेस, तो आपको बैंक्स जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सकते हैं, राइट। रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन, जितनी बड़ी कंपनी होगी एंड जितनी डाइवर्सिफिकेशन होगी, यानी यू आर प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो अगर आपका एक प्रोडक्ट भी फेल कर जाता है तो फिर यू स्टिल हैव अदर्स टू मेक अप फॉर इट। एंड नेटवर्क इकोनॉमीज विच मीन्स आप सप्लायर्स को जानते हैं, कस्टमर्स को जानते हैं, यू हैव अ वेरी गुड नेटवर्क, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, राइट। एंड देन एक्सटर्नल इकोनॉमी स्केल का
विच भी डिस्कस के पूरी इंडस्ट्री को जो बेनिफिट होता है वो होता है क्या कि आपकी ऑन एवरेज जो अगर आप इंटरनल एक्सटर्नल को कंपेयर करते हैं, इंटरनल से सिर्फ आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही होती है, ठीक है, एंड इट्स अ मूवमेंट अलोंग द कर्व। बट अगर एक्सटर्नल इकोनॉमी स्केल अचीव करते हैं तो आपकी ओवरऑल जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है दैट basically shifts downwards, right? So it's a result of whole industry expanding. ठीक है, तो that's a difference that you, it's only for the sake of knowledge, that won't be tested. सही है। एक्सटर्नल की एग्जांपल क्या है? यूनिवर्सिटी रिसर्च डिपार्टमेंट्स हेल्पिंग टू फंड रिसर्च। अब जो भी रिसर्च होगी वो सारी फर्म्स को बेनिफिट करेगी, सारी इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगी, किसी एक पर्टिकुलर को नहीं, ठीक है। सो एक्सपेंशन जब पूरी इंटायर इंडस्ट्री होगी तो उससे सारी फर्म्स को बेनिफिट होगा। या फिर अगर कोई केपेबल लेबर इज बीइंग प्रमोटेड, या फिर अच्छी यूनिवर्सिटीज टैलेंट को प्रोवाइड करती हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स होगी, तो अगेन स्किल्ड वर्कफोर्स इज नॉट प्रेजेंट ओनली फॉर वन फर्म, ये सारी फर्म्स के लिए अवेलेबल होंगे। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सारी फर्म्स के लिए होगा, सप्लाई ये सारी फर्म्स के लिए होगा, ठीक है। सो व्हेनेवर पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही होगी तो फिर इससे बेनिफिट पूरी इंडस्ट्री को होगा, एंड दैट इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हाउएवर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होगा? इफ यू ग्रो टू लार्ज और आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, देन आपकी एवरेज कॉस्ट विल स्टार्ट टू राइज अगेन, ठीक है, एज दिस ग्राफ डिपिक्ट्स। अब इसकी क्या एग्जांपल्स हैं? समटाइम एक होता है ना ऑप्टिमम लेवल, आप उससे भी अगर आगे चले जाएं तो ये मसला हो जाता है। पुअर कम्युनिकेशन, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद एवरीवन, लीडिंग टू maybe problems in decision making. Inefficient management, again you can not manage the resources well, जिसमें बंदे भी आ जाते हैं, जिसमें आपके मटेरियल इनपुट्स भी आ जाते हैं। मोटिवेशन लेवल इसलिए डाउन है क्योंकि द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज इज नॉट बीइंग रिकग्नाइज, इतनी ज़्यादा बड़ी फर्म हो गई है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिसमैनेज हो सकती है, एंड बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट, क्योंकि देखो लोन लेना आसान हो जाएगा व्हेन यू विल ग्रो इन साइज, हाउएवर ऐसा भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लोन ले बैठे एंड देन इंटरेस्ट पेमेंट्स भी मैसिव हो जाए आपके लिए। So these are the examples जिसकी वजह से mismanagement होगी, leading to higher average cost. Then concept of break even point, which means that situation जहाँ पे ना ही profit हो रहा है ना ही loss हो रहा है. So basically balance में आप, ठीक है, so you are not making a profit, यानी zero profit zero loss की situation. अब total revenue minus total cost क्योंकि बराबर होते हैं break even में, तो इसका आंसर zero है, and total revenue equals to total cost. So what's the diagram or graph of break even point? अगेन कॉस्ट का कर्व हम देख चुके हैं कि हाँ आपकी टोटल कॉस्ट का कर्व यहीं से शुरू होगा, क्योंकि इस पे फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट जरूर होता है, ऑल द वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो होती है, ठीक है। सो अगर आप मैच करते हैं तो यहीं से ये ज्वाइन होता है फिक्स्ड कॉस्ट से, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और फिर बाकी जो इंक्रीज आ रहा है दैट इज ड्यू टू द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट का कर्व है। रेवेन्यू ऑन द अदर हैंड इनकम को कहते हैं। जब आप जीरो यूनिट्स बेचते हैं तो फिर आपको जीरो रेवेन्यू होता है ऑब्वियसली। जैसे जैसे यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स आप ज़्यादा बेचते हैं तब जाके आपको कुछ ना कुछ अर्निंग होना शुरू होती है। सो एट दिस पॉइंट वेयर योर कॉस्ट आर ग्रेटर देन योर रेवेन्यू, इस पॉइंट को कहेंगे ऑब्वियसली इससे नीचे नीचे लॉस, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस ऑरेंज शेडेड एरिया इज लॉस बिकॉज आपकी कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। एंड दिस पॉइंट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है, वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, सो यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। बट जैसे ही आपका रेवेन्यू कर्व ऊपर जाता है, यानी इट्स मोर देन योर कॉस्ट, तो फिर उस एरिया को हम कहेंगे प्रॉफिट, ठीक है। सो दैट्स द डायग्राम ऑफ और ग्राफ ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, इफ यू हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट तो फिर उसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी कंट्रीब्यूशन ये कहता, आप ये बताता आपको कि यार आप अगर सेल करते हैं, ठीक है, तो वो कवर करेगा वेरिएबल कॉस्ट को कि नहीं। और लेट्स से $10 की सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $7 है, इसका मतलब वो $3 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स योर फिक्स्ड कॉस्ट, यानी इट्स कवरिंग और वेरिएबल कॉस्ट, और ऊपर वो $3 कंट्रीब्यूट भी करता है टुवर्ड्स योर फिक्स्ड कॉस्ट। तो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट का मतलब है यूनिट्स में, यूनिट्स में, ठीक है। ये जो आंसर आएगा ना ये आपका यूनिट्स में आएगा, ठीक है, कि लेट्स से आंसर आता है 1000, इसका मतलब है आप 1000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन करते हैं। सो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यू शुड रिमेंबर व्हाट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो क्वेश्चन इज कि भाई 10,000 यूनिट्स बेच रहा है वो एट अ प्राइस ऑफ 10 ईच, सो वी हैव अ सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 5 पर यूनिट है, फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 है, ब्रेक इवन करना है। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? यूनिट्स अगर आपने कैलकुलेट करने,
सो व्हाट्स द फॉर्मूला देन? यू हैव द फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 15,000 है, राइट? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगी? सेलिंग प्राइस गिवन है आपको विच इज 10, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 5, 10 minus 5 is 5. So you divide these, so आपके पास आंसर आएगा 3000 यूनिट्स। इसका मतलब ये होगा कि आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस की सिचुएशन पे तब पहुंचेंगे जब आप 3000 यूनिट्स बेचेंगे, ठीक है? तब जाके आपका ब्रेक इवन होगा, ठीक है? और वो कहते हैं फिर बी पार्ट में इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो सिंपली जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया ब्रेक इवन यूनिट्स इन पॉइंट्स यूनिट्स में, ठीक है, इसी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे विद योर सेलिंग प्राइस 3000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, सॉरी 10, तो ये आपके पास, क्योंकि 10 है आपकी सेलिंग प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा? $30,000, राइट? ब्रेक इवन पॉइंट। सो लेट मी शो यू ऑन द ग्राफ कि इसका मतलब क्या होगा। नाउ रिमेंबर दीज आंसर्स, 3000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है और $30,000 पे आपका डॉलर्स में आते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर। सो लेट्स गो बैक टू दिस। इसका मतलब ये है कि जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्योंकि एक्स एक्सिस पे यूनिट्स हैं, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये है बेसिकली 3000 यूनिट्स। यहाँ पे आपके टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, वो है 3000 यूनिट्स। और जब आप इसको वाई एक्सिस पे पोस्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय द सेलिंग प्राइस विच मीन्स, तो रेवेन्यू टर्म्स में ब्रेक इवन पॉइंट आएगा $30,000, ठीक है? ये है $30,000, राइट? 30,000। तो इसका मतलब ये होता है एंड दैट्स हाउ यू प्लॉट, ठीक है जी? डजंट हैव टू बी प्रिसाइज, बट आपने ये शो करना था कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, राइट? तो यही उसका है। अच्छा, देन कम्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहता है हाउ सेफ और हाउ फार अहेड आर यू फ्रॉम योर ब्रेक इवन पॉइंट, यानी आप कितना आगे हैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट से। अगर आपने परसेंटेज में निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है जी? कितनी सेल्स हैं आपकी माइनस द ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि आप यही चेक करना चाह रहे हैं कि यार कितना सेफ हूं मैं। सेफ किस चीज से होना? जब यू आर अर्निंग जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, उससे कितना आगे हूं मैं? क्योंकि देखो दैट्स अ डेंजर जोन। इफ यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट, दैट्स अ डेंजर जोन। तो सेफ्टी यही बताती है कि आप उस पॉइंट से कितना आगे। सो करंट सेल्स लेवल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाय करंट सेल्स लेवल मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो आ गया परसेंटेज में, बट अगर अगर आपको यूनिट्स में करना है, अगर आपको डॉलर्स में करना है, तो दैट्स आल्सो सिंपल। अगर आपको डॉलर्स में करना है तो करंट सेल्स जो डॉलर टर्म्स में आएंगी माइनस योर ब्रेक इवन सेल्स जो डॉलर डॉलर टर्म्स में होंगी। और अगर आपने यूनिट्स में करना है तो करंट सेल्स यूनिट्स में माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। सो लेट्स गो बैक टू द ग्राफ और लेट्स ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। ब्रेक इवन पॉइंट ये था इन यूनिट्स और ये था इन डॉलर। ये कितना? लेट्स से वो एग्जांपल ले लेते, 3000 एंड 30,000, ठीक है? ये 30,000 था, 30K। ऑलराइट, अगर मैं कहता हूँ हम यहाँ पे हैं, लेट्स से एट दिस पॉइंट, करंट हमारा एक्सपेक्टेड हमारा ये एंड दिस इज लेट्स से 5,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, तो फिर आप कहेंगे सर ये है 2000 यूनिट्स, क्योंकि आई एम 2000 यूनिट्स अहेड ऑफ माय ब्रेक इवन पॉइंट, यानी मैं काफ़ी सेफ हूँ। जितना आप राइटवर्ड्स होंगे उतना आप ज़्यादा सेफ हैं। और अगर मैं यही सेल्स की टर्म्स में मेंशन कर दूं, रिमेंबर व्हाट द सेलिंग प्राइस वाज, इट वाज 10, सो ये 50,000 आ जाता है। यानी इन डॉलर टर्म्स ये 20,000 का जो डिफरेंस है दैट्स माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है? सो ये बेसिकली ये डिपिक्ट करता है कि आपका आप कितने सेफ हैं बेसिकली, ठीक है? So this was margin of safety. What is the benefit of using those break-even charts? जो अभी हमने देखा था, identify break-even point of production. तो this is very beneficial. आप देख सकते हैं किस point पे आप break-even करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस, डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट पे भी आप कर सकते हैं। अच्छा इस पॉइंट पे लॉस होगा, इस पे ब्रेक इवन होगा। सो डिफरेंट सिनेरियोज आपके सामने आ जाएंगे। इम्पैक्ट्स ऑन ब्रेक इवन पॉइंट विद वेरियस बिजनेस डिसीजन, व्हाट इफ वी चेंज द सेलिंग प्राइस, व्हाट हमारी कॉस्ट बढ़ जाए, आप उन सारी चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उस चार्ट पे और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। हाउएवर ड्रॉबैक्स क्या है? असम्पशन ये होती है कि आप सारे के सारे यूनिट्स बेच रहे हैं, हाउएवर दैट्स नॉट द केस। फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट ओनली इफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन डजंट चेंज, क्योंकि देखो फिक्स्ड कॉस्ट भी एट सम पॉइंट इन टाइम बढ़ सकती है आपकी। फॉर एग्जांपल आपको ज़्यादा कैपेसिटी अब चाहिए हो, अगर आप ज़्यादा यूनिट्स पे बेचना चाहते हैं या प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उससे हो सकता है आपको बिजनेस एक्सटेंड करना पड़े प्रेमिसेस, उससे आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? सो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम देन। फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, इसमें assumption के it stays the same and it ignores other aspects of the business which need to be analyzed। ये सिर्फ आपको यही बता रहा होता है कि in terms of costs and straight line realistic नहीं, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल what if someone buys in bulk from us, तो ऑब्वियसली हमें उसको सेलिंग प्राइस कम करके देनी पड़ेगी। हो सकता है इन्फ्लेशन वगैरह से हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाए। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन है which means an assumption।
Okay, so I hope that's not the situation with you guys. You are making good profits, and that was it. So this was topic number 2 of unit number 4. एक इसका topic और रह गया, which is topic number 3, and then we'll be done with our chapter number 4. So inshallah, see you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.